हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेल टाइम्स पर। आपको पूरी कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रीबर्थ ऑफ डोमिनेटिंग डेविल एपिसोड 12। जैसे ही अर्नव अपनी ड्रेसिंग करवाकर बाहर आया, उसने देखा कि डॉक्टर बाहर आए हैं और उनका चेहरा उदासी से भरा हुआ है। वो बस उन्हें देखे ही जा रहा था कि डॉक्टर ने आगे कहा, उन्हें प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं मिल रही है। जिस आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन सिस्टम से हम उन्हें ब्रीदिंग दे रहे थे, वो अचानक से बंद हो गया है और इसे चालू होने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। और इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो इसीलिए आई थिंक कि कोई है जो उन्हें रियल रेस्पिरेशन दे सके। वशिष्ठ को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था, लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं आया। इसीलिए उसने सवाल किया, एक बार आप क्लियर बोलेंगे, किस टाइप के रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं? डॉक्टर को सरगम की उम्र ही कम लग रही थी और उसे पता था कि उसका न कोई बॉयफ्रेंड होगा और ना ही कोई हस्बैंड होगा, और यह काम कोई हस्बैंड या बॉयफ्रेंड ही कर सकता था। डॉक्टर ने थोड़ा हिचक के साथ कहा, उनका कोई बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड है? अर्नव थोड़ा सा और घबरा गया, क्योंकि उसने कुछ ज्यादा नहीं किया था सरगम के साथ। वशिष्ठ ने कहा, आप ऐसी बातों को घुमाने से बेहतर है कि बता दीजिए कि क्या बात है। डॉक्टर ने कहा, उन्हें माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन की जरूरत है, और हम आर्टिफिशियल तरीके से उन्हें ये सब दे रहे थे, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम तो कभी भी किसी को भी हो सकती है, और हर कोई तो मुंह नहीं लगा सकता ना। इसलिए क्या कोई है जो उन्हें ये रेस्पिरेशन दे सकता है? हर कोई एक दूसरे को देखने लगा, क्योंकि कोई भी ऐसा वहां नहीं था। तभी अर्नव आगे आया और बोला, मैं देता हूं। सारिका और वशिष्ठ हैरान हो गए और उन्होंने पूछा, क्या बोल रहे हो? मिताली उसके पास आई और बोली, क्या बोल रहा है तू? अर्नव, तू सरगम को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देगा? दिमाग तो ठीक है तेरा? अर्नव ने कहा, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उसने डॉक्टर से कहा, कहाँ है पेशेंट? मुझे उनके पास जाना है। डॉक्टर ने पहले सवाल किया, आप कौन हैं? पेशेंट के बॉयफ्रेंड या हस्बैंड? अर्नव ने कहा, बॉयफ्रेंड बनने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है और फिलहाल हस्बैंड बना नहीं हूं। फ्यूचर में शायद बन जाऊं और शायद नहीं। 100% गारंटी है कि बन जाऊंगा। अब ये बताइए, कहाँ है पेशेंट? डॉक्टर अर्नव को अपने साथ लेकर चले गए और वह चारों पीछे खड़े बस अर्नव की बात को सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अर्नव वैसा कुछ बोलेगा। वो चारों अंदर आए तो उन्होंने देखा कि अर्नव शांति से सरगम के पास बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क नहीं थी, पर उसके पूरे शरीर पर वायरिंग थी, शायद उसे एनर्जी देने के लिए थी। अर्नव ने उसका चेहरा पकड़ा और कहा, शायद सबको पता चल गया है। वो चारों खड़े बस उसे देख रहे थे और अर्नव सरगम के चेहरे पर झुक गया और उसे सांस देने की कोशिश करने लगा। सारिका और वशिष्ठ की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई। सारिका ने अर्नव और सरगम के होठों को मिलते हुए देखा और वह आगे बढ़ी ताकि अर्नव उससे दूर हो जाए। लेकिन वशिष्ठ ने उसे रोक दिया, क्योंकि अर्नव सरगम की जान बचा रहा था। वो काफी देर तक उसे सांस देने की कोशिश करता रहा, लेकिन सरगम की बॉडी में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा था। डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर ने कहा, थोड़ा अच्छे से कोशिश करिए और ज्यादा देर तक उसके होठों पर रुके रहिए। अर्नव बिल्कुल वैसा ही किया और इस बार वह लगातार 15 मिनट तक उसकी होठों पर रुक रहा था। उसकी भी सांसें एक बार रुक गई थी, क्योंकि वह कर नहीं पा रहा था। उसे सांस देने की कोशिश कर रहा था, और वह इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं था। बस उसने फिल्मों में देखा था या फिर अपनी ट्रेनिंग के टाइम पर देखा था, जो उसे कॉलेज में मिलती थी। इस बार सरगम की बॉडी ने थोड़ा सा रिएक्ट किया और उसके साथ से अचानक से उसकी सांसें फूलने लगी। अर्नव के होठ जैसे ही सरगम के होठों से आजाद हुए, जोर जोर से खांसने लगी और खांसते हुए उठ गई। सरगम की बॉडी पर ऑलरेडी पटिया लग चुकी थी और वह जब खड़ी हुई तो वह सामने की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे उसे समझ ही ना रहा हो। शायद उसका शरीर टूट गया था, लेकिन दिमाग हमेशा शांत था और सो रहा था। अचानक से उठने की वजह से शायद ऐसा हुआ था। उसने अपने सिर पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ खींचने लगा, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर वायरिंग लगी हुई थी, और वायरिंग इतनी बड़ी नहीं थी कि वह अपनी बॉडी को पूरी तरह से मूव कर सके। सरगम अपना सिर पकड़ना चाहती थी, क्योंकि दर्द हो रहा था, बट उसने कहा, दर्द हो रहा है। अर्नव ने अपना हाथ जाकर उठाया और सरगम के सिर पर रख दिया और उसे हल्के हल्के हाथों से प्रेस करने लगा, तो सरगम को थोड़ा सा रिलैक्स मिला। उसने सबके सामने ही अनजाने में अपना सिर अर्नव के कंधे पर रख दिया। सारिका तुरंत उनके पास आई और उसने अर्नव को सरगम से दूर किया और फिर अपनी बेटी को गले लगाना चाहा, लेकिन डॉक्टर ने तुरंत कहा,
अभी आप उन्हें गले नहीं लगा सकती हैं। सारिका ने निकाह, लेकिन अभी यह, डॉक्टर ने कहा। वो अभी लेटी हुई थी शांति से, लेकिन अभी होश में आ गई है। हमें चेक करना है, प्लीज। अगर कोई इन्फेक्शन है तो हम नहीं चाहते कि आपकी बॉडी पर लग जाए, फिर आपकी भी हमें केयर करना पड़ेगा, और हम आपकी केयर करेंगे तो फिर अपनी बेटी को प्यार कैसे करेंगे। इसीलिए प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, उसके बाद में कुछ सामने से बुलाता हूं आपको। सभी जाने लगे, लेकिन अर्नव वहीं बैठा था। डॉक्टर ने कहा, प्लीज सर जाइए। अर्नव ने अपना सिर ना में हिला दिया। डॉक्टर ने कहा, हमें यह वायरिंग निकालनी है उनकी बॉडी से। अचानक से अर्नव का दिमाग चालू गया और उसने कहा, यह वायरिंग किसने लगाए? डॉक्टर ने कहा, एक नर्स ने लगाई थी। वरना उसने कहा, तो उसे ही बुलाओ निकालने के लिए। कोई आदमी नहीं आए इसके वायरिंग को निकालने के लिए। अर्नव इसीलिए कह रहा था क्योंकि यह सिर्फ सरगम के हाथों या पैरों पर नहीं थी, बल्कि पैरों के ऊपर, उसकी पीठ पर और उसके सीने पर भी वह वायरिंग थी, और वायरिंग निकालने के लिए सरगम के कपड़े निकालना जरूरी था। पहले नस थी, इसीलिए उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वह औरत थी। लेकिन इस बार डॉक्टर जो आदमी था, वो सरगम के कपड़े निकालकर उसकी वायरिंग निकालने की बात कर रहा था। मिताली ने कहा, अर्नव आओ, डॉक्टर को काम करने दो। अर्नव ने कहा, वो आदमी है ना, ऐसे कैसे सरगम के कपड़े निकाल सकता है? वशिष्ठ ने कहा, अर्नव ये प्रोसेस है, डॉक्टर तो करते ही है। वशिष्ठ को भी कोई इशू नहीं था, क्योंकि वो डॉक्टर था और सरगम का इलाज कर रहा था, और सरगम का दिमाग फिलहाल ब्लैंक था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था और उसे अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस हो रही थी। अर्नव ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियों को भींच दिया और कहा, आप सबको फर्क नहीं पड़ता हो, पर मुझे पड़ता है। इसके कपड़े कोई भी आदमी नहीं निकाल सकता, शिवाय मेरे। वशिष्ठ और सारिका बिल्कुल हैरान होकर बोले, क्या बकवास कर रहे हो? अर्नव ने कहा, बकवास नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूं। अपनी मोहब्बत के कपड़े निकालने का हक सिर्फ सामने वाले उसके पार्टनर को होता है और किसी को नहीं। उसके बाद उसने मिताली को देखकर कहा, आपके साथ भी यह करने का हक सिर्फ पापा को है। फिर सारिका को देखकर कहा, आपके साथ भी करने का हक सिर्फ अंकल को है। ऐसे ही आपकी बेटी को सब करने का हक मुझे है। सारिका को गुस्सा आ रहा था। एक तो यहां उसकी बेटी का इलाज अर्नव की बेवकूफी में अटक गया था। अर्नव ने थोड़ा तेजी से कहा, आप जा रहे हैं यहां से या नहीं जा रहे हैं? डॉक्टर घबरा गए। किसी को पता होना हो, लेकिन डॉक्टर समझ गए थे कि पक्का अर्नव सरगम से प्यार करता है। वो तुरंत वहां से चले गए और बोले, मैं नर्स को बुला देता हूं। अर्नव ने कहा, अगले 5 मिनट में अगर नर्स नहीं आए तो मैं खुद से कर दूंगा। मिताली उसे रोकना चाहती थी, लेकिन विक्रम ने कहा, फालतू में उसके साथ पंगा ना लो, वरना वो फिर गुस्सा करेगा। वशिष्ठ भी अर्नव की कंडीशन समझ गया था। उसे कहीं न कहीं अर्नव का सरगम के लिए प्यार दिखाने लगा था। वो बहुत समय से अर्नव को नोटिस कर रहा था। उसका डिफरेंट बिहेवियर, जो उसने सरगम के लिए नहीं दिखाया था, वो दिखा रहा था। वशिष्ठ और सारिका को लेकर बाहर जा रहा था, लेकिन सारिका जाने को तैयार नहीं थी, इसलिए वो जबरदस्ती उसे बाहर लेकर गया, और 5 मिनट बाद एक नज आ गई। नज ने भी अर्नव को जाने के लिए कहा था, लेकिन वह नहीं गया था। ना चाहते हुए नस को सरगम के कपड़े के अर्नव के सामने निकालना पड़ा और उसके बाद उसकी वायरिंग को उसकी बॉडी से अलग किया। सरगम होश में थी और उसे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था, क्योंकि यह सब अर्नव के सामने पहले भी आ चुका था, तो उसे किस बात की शर्म आती। उसके बाद उसके कपड़े उसे वापस पहनाए गए और नज ने बाहर जाकर डॉक्टर को बुला लिया। बाकी सब भी डॉक्टर के साथ अंदर आ गए। डॉक्टर ने सरगम के घाव को दोबारा देखा और उन पर पट्टी लगा दी। मिताली ने कहा, अर्नव, कुछ बात करनी है हमें तुमसे। अर्नव उठ गया और सरगम के माथे को प्यार से चूमा, फिर वो बाहर की तरफ चला गया। उसका दिमाग अब चलने लगा था। उसे घबराहट हो रही थी कि वह क्या ही सवाल करेंगे। उसे ऐसा लग रहा था कि सरगम और उसके बारे में अब सबको पता चल जाएगा। मिताली उसे लेकर जबरदस्ती बाहर आई और सारिका ने उसके बाहर आते ही उसे एक जोर से थप्पड़ मार दिया। फिर उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, कैसे वाहियात बात कर रहे थे तुम? अंदर मेरी बेटी तुम्हारे सामने कपड़े क्यों निकलेगी? शर्म नहीं आई ऐसा बोलते हुए? अर्नव ने अपने गुस्से से सारिक को देखा और बोला, सॉरी, पर मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा हक है आपकी बेटी को उस तरीके से देखने का, उसकी देखभाल करने का, और मैं नहीं चाहता कि कोई और आदमी उसके करीब आए या उसे उस तरीके से देखे। अर्नव का सरगम को अपनी बीवी बोलना किसी को समझ में नहीं आया।
मिताली ने सवाल किया, क्या तू क्या बोल रहा है? हमें समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। अर्नव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं सरगम से प्यार करता हूं। आज से नहीं, पिछले 3.5 साल से। उसके बाद अर्नव ने सारिका को देखते हुए बोला, और हाँ, मैं तो 3.5 साल से ही करता हूं, पर आपकी बेटी वो पिछले 5 साल से मेरे पीछे पड़ी है। उसे अपना प्यार मेरी तक पहुंचाने के लिए पूरी 1.5 साल लग गए थे। 1.5 सालों मेरे पीछे भागती थी। मैं उसे मना करता था कि मत भागो, लेकिन वह फिर भी भागती थी। उसका वह भागना, मेरे लिए परवाह करना कब प्यार में बदल गया, मुझे खुद नहीं समझ आया, लेकिन बदल गया। अब मैं उससे प्यार भी करता हूं और वह मेरा ऑब्सेशन भी है। वो मेरा डोमिनेटिंग ऑब्सेशन है। और आपको पता होना चाहिए कि जब ऑब्सेशन के आगे डोमिनेटिंग लगता है, तो वह क्या खतरनाक रूप लेता है। वशिष्ठ ने कहा, क्या सच में सरगम तुमसे प्यार करती है? अर्नव ने उसे देखकर अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, बिल्कुल ससुर जी। वशिष्ठ को बहुत अजीब लगा अपने लिए ससुर जी सुनकर, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि वह काफी ज्यादा ओपन माइंडेड था, सारिका से भी ज्यादा। पर सारिका को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था, क्योंकि जब निकेतन अर्नव के लिए उसकी बहन को मार सकता है, तो अर्नव उसकी मोहब्बत को भी मार सकता है। और वह ऐसे इंसान को अपनी बेटी नहीं दे सकती थी, जिसके ऊपर खतरा बन रहा था। अगर ऐसा कुछ ना होता तो वह सोच भी लेती अपनी बेटी उसे देने के लिए, लेकिन अब नहीं दे सकती थी। वो उसे अपनी बेटी नहीं दे सकती थी। उनकी कभी किसी से दुश्मनी नहीं हुई, लेकिन अर्नव के चलते उनकी दुश्मनी ना चाहते हुए भी निकेतन सरकार से हो सकती थी। तभी डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा, वो आप सबको बुला रही है। वो सारे तुरंत रूम के अंदर गए। सबसे पहले अर्नव सरगम के पास गया और उसके माथे को प्यार से चूमा और बोला, तुम ठीक हो ना? कोई दर्द तो नहीं हो रहा है कहीं? सरगम ने अपना सर हिलाया और कहा, मुझे कुछ नहीं हो रहा है हीरो, मैं ठीक हूं। अर्नव ने कहा, क्या इन्होंने आपसे कोई सवाल किया? मुझे कुछ सफाई देनी है? सरगम ने जवाब दिया, बोलेंगे, मैं आपकी पूरी साइड लेने की कोशिश करूंगी और इन्हें समझाने की भी कोशिश करूंगी। वशिष्ठ ने सवाल किया, क्या तुम अर्नव से प्यार करती हो? सरगम सवाल सुनकर बिल्कुल ही जग गई और घबराहट में अपने पापा और मम्मी को देखने लगी। उसे वशिष्ठ से ज्यादा सारिका से डर लग रहा था, क्योंकि इन सब चीजों के वो सख्त खिलाफ थी। सारिका ने कहा, अटकना नहीं है, शांति से बोलना है। अर्नव ने कहा, आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा ध्यान से और ठीक से बोलिए। सरगम ने अपना सर हिला दिया। सारिका ने कहा, कब से? सरगम ने कहा, बहुत समय से। सारिका ने पूछा, समय की एग्जैक्ट ड्यूरेशन बता सकती हो? अर्नव ने कहा, मैं बता चुका हूं, आपको जबरदस्ती पूछने की जरूरत नहीं है। सारिका ने कहा, मैं पूछूंगी। उसने अर्नव का हाथ जो सरगम के हाथ में था, उसे छुड़ाया और वशिष्ठ से कहा, अभी के अभी मुंबई की वापसी की टिकट करवा दीजिए, हम इसे लेकर वापस जाएंगे। सारिका उसके बाद मुड़कर मिताली को देखते हुए बोली, आपने मेरी बेटी को बेटी की तरह प्यार किया, अपनी बेटी की तरह उसका बहुत ध्यान रखा, उसकी हर फरमाइशों को पूरा किया। उसके लिए थैंक यू। लेकिन सॉरी, मैं अपनी बेटी तो आपके बेटे को नहीं दे सकती। यह नादान है, इसे नहीं पता किसके साथ प्यार करना चाहिए और किसके साथ नहीं। और मैं ऐसे इंसान के साथ इसकी शादी नहीं करवाऊंगी जिसके ऊपर पहले से ही खतरा मिल रहा था। अगर ऐसा कुछ ना होता तो मैं सोच लेती, लेकिन अब सोचना ही नहीं है। विक्रम ने कहा, यह कोई टाइम नहीं है सारिका जी, इन सब चीजों को बात करने के लिए। पहले बच्चे ठीक हो जाने दीजिए, उन दोनों से पूछ लेते हैं कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ठीक से बात कर लेते हैं। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इन दोनों को एक करना है या अलग करना है। और मेरे हिसाब से तो एक कर लेना चाहिए, लेकिन घर जाकर बात करेंगे। अभी हम हॉस्पिटल में हैं। सारिका ने कहा, मैं आपके घर नहीं आऊंगी। हमारा सामान प्लीज किसी नौकर के हाथों या ड्राइवर के हाथों हमारे घर पहुंचा दीजिए। और मेरा सारा सामान पहुंचा दीजिए, क्योंकि हम कभी आपके घर अब नहीं आना चाहते और मेरी बेटी भी आपके घर नहीं आएगी। सरगम हैरान हो गई। अर्नव भी हैरान था सारिका के इस फैसले पर। 2 दिन बाद महाराष्ट्र मुंबई जैसे ही वो सारे महाराष्ट्र एयरपोर्ट पर लैंड हुए, सारिका सरगम को लेकर अपने साथ गई थी और मिताली और विक्रम अपने घर गए थे। सारिका जैसे ही घर आए, उसने सबसे पहले सरगम को रेस्ट करने के लिए कहा। सरगम अपने कमरे में गई और तैयार होकर बाहर आई। उसने अपना फोन उठाया और देखा कि अर्नव के 2 मिस कॉल थे। सरगम ने तुरंत अर्नव को वापस फोन कर दिया। तभी सारिका कमरे में आई और जब उसने देखा कि सरगम किसी को कॉल कर रही है,
तो उसने पूछा, तुम किसको कॉल कर रही हो? सरगम ने सारिका से कहा, नहीं, हीरो को, मतलब अर्नव को। सारिका को गुस्सा आ गया और अर्नव ने अपना फोन उठाया। उसने कहा, हेलो सरगम, कैसी हो? लेकिन दूसरी तरफ से आवाज नहीं आई, क्योंकि सारिका ने गुस्से में आकर हाथ से फोन छीन लिया और कहा, मैंने बोला ना कि तुम अब कभी भी अर्नव से नहीं मिलोगी और न ही उससे बात करोगी, और यह फोन से अर्नव का नंबर डिलीट कर दो। इसके बाद उसने फोन काट दिया। दूसरी तरफ अर्नव ने सारिका की बात सुन ली थी और उसे गुस्सा आ गया था। वह इस वक्त अपने कमरे के अंदर था और उसने अपने कमरे की सारी चीजों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। उसने सोचा, उसने क्या गलती की थी जो उससे उसकी मोहब्बत दूर हो रही थी। पहले बहन से प्यार किया था तो बहन छीन गई, अब मोहब्बत चाहिए थी तो मोहब्बत को भी दूर लेकर जा रहे थे। सारिका सरगम का फोन लेकर चली गई और कहा, रेस्ट करो सरगम। सरगम को अर्नव से बात करनी थी, लेकिन सारिका ने उसका फोन छीन लिया था। सरगम को डर लग रहा था कि कहीं सारिका ने अर्नव का नंबर सच में डिलीट ना कर दिया हो। वो बैठ गई और रोने लगी। सारिका नीचे आई और उसने वशिष्ठ से कहा, वशिष्ठ, कल तुम सरगम को मेरे घर लेकर जाओ। मैं आज ही माँ से बात करती हूँ। जब तक कॉलेज नहीं खुल जाते वो वहां रहेगी। वशिष्ठ ने कहा, अचानक से क्यों? 2 महीने बाद भेजने वाले थे ना हम? सारिका ने कहा, जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो अभी अपनी नानी के घर चली जाए। कहीं और रहेगी तो थोड़ा दिमाग डाइवर्ट होगा और अच्छा रहेगा उसके लिए। वशिष्ठ ने इस पर कोई भी विरोध नहीं किया और कहा, ठीक है, लेकिन अपनी बेटी को मना लेना इस चीज के लिए। सारिका ने कहा, ये प्यार से नहीं होगा तो जबरदस्ती से ही सही, लेकिन वो अपनी नानी के घर जाएगी। इसके बाद वो किचन में गई और काम करने लगी। वहीं दूसरी तरफ विक्रम ने मिताली को चाय लेकर अर्नव के कमरे में भेजा। जब उसने कमरे की हालत बुरी देखी तो वह हैरान हो गई। उसने चाय को टेबल पर रखकर अर्नव के पास गई और उसे पकड़ते हुए बोली, यह क्या कर रहा है तू? अर्नव ने गुस्से में कहा, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है हमेशा? क्यों मैं जिससे भी प्यार करता हूँ वो मुझसे क्यों दूर हो जाता है? क्या गलती की है मैंने? दीदी के टाइम पर मैं छोटा बच्चा था, तब भी मुझे सजा मिली। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन प्यार करने के और उसे निभाने के लायक हूँ, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उसे अच्छे से निभाऊंगा, कभी नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी उसे मुझसे छीन लिया। क्यों छीन लिया? सरगम और अर्नव के बारे में सबको पता चल चुका था, इसलिए वो खुलकर अपना प्यार सबके सामने शो कर रहा था। उसे प्यार को दबाने और छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी, इसीलिए वो मिताली के सामने भी खुलकर अपनी परेशानी को व्यक्त कर रहा था। मिताली उसकी परेशानी को समझ रही थी और यह भी जान रही थी कि जब उसने सरगम से प्यार किया होगा तो उसे कितनी मुश्किल से उसने दूसरों से छुपाया होगा और कितनी आसानी से उसने अपना प्यार सरगम के लिए एक्सप्रेस कर दिया होगा। लेकिन अब वही प्यार सरगम के लिए एक्सप्रेस करने में उसे कठिनाई हो रही थी। मिताली ने उसे पकड़ा और कहा, अर्नव, शांत हो जा। मैं और तेरे पापा बात करेंगे। हम बात करेंगे कि वह तुझे और सरगम को आपस में बात करने दे। अगर तेरा प्यार सच्चा है तो तुझे सरगम मिल जाएगी। अर्नव ने गुस्से में कहा, सच्चा है, सच्चा है, सच्चा है। कितनी बार बोलूं? कितनी बार जाता हूं? जिससे प्यार करता हूं उसे भी पता है कि सच्चा है। और आप जाइए यहां से, वरना मैं गुस्से में कुछ गड़बड़ कर दूंगा। मिताली ने चाय उठाई और वहां से चली गई। वो नीचे आए तो विक्रम ने कहा, क्या हुआ? मिताली ने कहा, गुस्से में है बहुत ज्यादा। विक्रम ने कहा, तो उसकी सरगम से बात करवा दो। मिताली ने कहा, क्या सारिका जी करवानी देगी? विक्रम ने कहा, वशिष्ठ से बात करके देखते हैं, क्योंकि जो गुस्सा सारिका जी के अंदर है वो वशिष्ठ जी के अंदर तो नहीं है। मिताली ने कहा, आप बात करके देखिए उन्हें। एक बार ऑफिस जाते वक्त क्या पता वो सरगम के अंदर से बात कर दे, क्योंकि ऐसे तो ये पागल हो जाएगा वापस। मैं अपने बेटे को उसी कंडीशन में नहीं देख सकती। बड़ी मुश्किल से उस कंडीशन से बाहर निकाला था। मैं नहीं चाहती कि उसे वापस उन सब चीजों से गुजरना पड़े। मैं सच में अपने बेटे को वैसे देखकर मर जाऊंगी। मिताली धीरे धीरे रोने लगी थी। विक्रम ने उसे साइड से पकड़ा और कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बेटे को, और अगर उसका प्यार सच्चा है तो उसकी मोहब्बत उसे मिल जाएगी। इस बार मैं जानता हूँ अर्नव अपनी मोहब्बत को बचा कर रखेगा। जो बहन के साथ हुआ वो मोहब्बत के साथ नहीं होने देगा। मिताली ने बस अपना सिर हिला दिया। आज पूरा दिन विक्रम जी इतना काम में बिजी थे कि उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि वह वशिष्ठ जी से बात कर सके। अर्नव नहीं गया था कंपनी, इसीलिए विक्रम जी को जाना पड़ा था और पहले उन्हें जाकर समझाना पड़ा था कि अर्नव क्या कर रहा है।
खुशी आई हुई थी और उसके साथ प्रोजेक्ट किया था। अचानक से जब विक्रम आया और अर्नव नहीं आया तो उसने सवाल किया। विक्रम ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उसने जल्दी आ गए। उसने कोई भी जवाब खुशी को देना जरूरी नहीं समझा और खुशी के सवाल बंद हो गए। बीच में उसने आज पूरा दिन विक्रम जी के साथ एक डेडिकेटेड बिजनेस वुमन की तरह काम किया। आज खुशी के काम में एक डिटर्मिनेशन नजर आ रही थी, जो डिटर्मिनेशन थी ऊंचाई की, कि हाँ वह भी कर सकती है। डिटर्मिनेशन की, क्योंकि आज उसका ध्यान सामने अर्नव पर नहीं था, क्योंकि वहां अर्नव था ही नहीं। रात के वक्त वशिष्ठ जी को विक्रम जी ने कॉल किया था, लेकिन फोन स्विच ऑफ बता रहा था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो सुबह उठकर उनसे बात करेंगे और अर्नव की सरगम से बात करवा देंगे। लेकिन जब अगले दिन उन्होंने वशिष्ठ जी से बात की तो हैरान हो गए। वशिष्ठ जी इस वक्त रास्ते में थे और वापस घर आ रहे थे। उन्होंने सरगम को उसकी नानी के घर छोड़ दिया था। सरगम को एक नया फोन दिया था, जिसमें सिर्फ कुछ चुनिंदा नंबर ही थे। अर्नव का नंबर उसमें नहीं डाला था और नए नंबर के बारे में अर्नव को भी नहीं पता था कि वो उसे कॉल कर सके, और सरगम को भी अर्नव का नंबर याद नहीं था कि वो उसे कॉल कर सके। जब विक्रम जी ने मिताली को बताया तो मिताली ने कहा, अब कैसे बात करें? क्या इतनी भी जल्दी थी उन्हें कि सरगम को उसकी नानी के घर भेज दिया? विक्रम जी ने कहा, शायद वो नहीं चाहती थी कि सरगम अर्नव को याद करे, इसीलिए उसे उसकी नानी के घर भेज दिया। विक्रम जी ने बाहर देखा, अर्नव खड़ा था, जो नीचे की तरफ जा रहा था। उसने सुन लिया था कि सरगम मुंबई में नहीं है, उसे उसकी नानी के घर भेज दिया गया है, पुणे। अर्नव को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो अपने कमरे में गया और उसने सरगम को कॉल करना चाहा, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। जानबूझकर सरगम के फोन की बैटरी निकाल दी गई थी और उसे एक जगह अलमारी में रखकर लॉक कर दिया गया था, ताकि वो फोन देखकर भी अर्नव को और उसकी की मोहब्बत को याद ना कर पाए। सरगम बहुत कोशिश करती थी कि उसे अर्नव का नंबर याद आ जाए, लेकिन उसे नहीं आता था। जब रिजल्ट का टाइम आया तो अचानक से स्ट्राइक पड़ गई स्टूडेंट्स की। सरगम सीबीएसई बोर्ड से थी, लेकिन जो आईसीएसई बोर्ड था, उनका साइंस का पेपर लीक हो गया था और स्टूडेंट स्ट्राइक पर आ गए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो लायक है वो फेल हो जाए और जो लायक नहीं है उन्हें ग्रेस मार्क्स से पास कर दिया जाए। जिन्होंने लीक किया था वो तो टाइप ही करेंगे। स्टूडेंट्स की स्ट्राइक महाराष्ट्र में, दिल्ली में, राजस्थान में, कोलकाता में और साउथ की कुछ स्टेट्स में इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि गवर्नमेंट को इसके डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना पड़ा था और उनका साइंस का एग्जाम दोबारा लेने की बात की गई थी और पेपर दोबारा हुआ था। सरगम का पेपर दोबारा नहीं था, क्योंकि वो इस बोर्ड से नहीं थी। इसी वजह से हर एक बोर्ड का रिजल्ट 2 महीने लेट हो गया था। इसीलिए सरगम, जो कि सिर्फ 3-4 महीने के लिए अपनी नानी के घर गई थी, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी 6 महीने तक अपनी नानी के घर रुकना पड़ा था। 6 महीने तक सरगम और अर्नव एक दूसरे को नहीं देख पाए थे और न ही एक दूसरे की आवाज को सुना था। दोनों एक दूसरे को याद करते थे। हालांकि अर्नव का तो नहीं पता था, लेकिन सरगम दिन में 1-2 बार अर्नव को याद करती थी। उसकी मां ने दोनों को बहुत बुरी तरीके से अलग कर दिया था। 6 महीने बाद सारिका और वशिष्ठ दोनों उसे लेने के लिए आए थे। सरगम सारिका के साथ इन 6 महीनों की सारी बातें कर रही थी। जब सारिका को उसने देखा तो वो कुछ पलों के लिए अर्नव को भूल गई थी और सरगम भी बहुत समय के बाद अपनी मां से मिलकर खुश थी। वशिष्ठ की आओ भगत लगी हुई थी, क्योंकि वो घर का दामाद था। वहां पर सरगम ने 2-3 नए दोस्त बनाए थे, लेकिन वो उतने पक्के नहीं थे जितनी निमृत थी। निमृत का नंबर उसे दिया गया था और वो हर दिन निमृत से बात करती थी। निमृत भी ट्राई करती थी कि वो कहीं से अर्नव का नंबर उसे दे दे, क्योंकि अर्नव से उसका कांटेक्ट नहीं हो रहा था। अर्नव ने मेघ को किसी काम से आउट ऑफ कंट्री भेज दिया था और निमृत मेघ को कॉल नहीं कर सकती थी। जब टाइम मिलता था तो मेघ सामने से निमृत को कॉल करता था, लेकिन सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। उस 2-3 मिनट की बात में सिर्फ हाल चाल ही पूछता था, अर्नव के बारे में वो बात ही नहीं कर पाती थी। मेघ को पता था कि अर्नव और सरगम के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन उसने कभी निमृत के साथ इस बात को डिस्कस नहीं किया, ये सोचकर कि यह उन दोनों का आपसी मामला है, उन दोनों को अपने मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन सरगम फिर भी कहती थी, प्लीज वो अर्नव का नंबर ढूंढ कर मुझे दे दो। लेकिन 6 महीने में एक बार भी निमृत को अर्नव का नंबर नहीं मिला था कि वो सरगम को दे सके, और न ही निमृत के पास अर्नव का नंबर था कि वो सरगम का नया नंबर उसे दे सके। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अर्नव का नंबर कैसे मेघ से ले सकती है।
6 महीने बाद सरगम का घर आना हो गया था और म्यूजिक के कॉलेज में उसका फाइनली एडमिशन हो गया था। उसके एडमिशन के सारे डॉक्यूमेंट्स का सबमिशन और सारी फॉर्मेलिटीज वशिष्ठ ने खुद पूरी की थी, क्योंकि सरगम ने कहा था कि कॉलेज खुलने के ठीक एक दिन पहले ही वह घर आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। इसीलिए वशिष्ठ भी सरगम को लेने के लिए 2 दिन पहले ही गए थे। सरगम घर आ गई थी और वह सोफे पर एकदम फेल कर बैठी हुई थी, किसी सांड की तरह। सारिका ने कहा, ओ मैडम, ऐसे नहीं बैठते हैं, चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद थोड़ा काम करवाना है। सरगम ने कहा, क्या मम्मी, अभी और आपको काम करवाना है? बेटी को थोड़ी देर सेवा कर लीजिए, बेटी थक हार कर घर आई है। सारिका ने कहा, ऐसा कौन सा पहाड़ उठाकर लाई है, आप बताइए जरा। सरगम ने कहा, मैं अपनी नानी के घर गई थी, नानी के घर काम है, क्या वो कम है पहाड़ उठाने से? सच में आज जाकर पता चला कि हम बुआ के, दादी के, नानी के, मौसी के घर जाते हैं, वह बेकार है। वशिष्ठ की आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि सरगम ने उसकी बीवी के सामने उसकी फैमिली की बुराई कर दी थी। सारिका को गुस्सा आ गया और उसने सरगम की चीख निकाल दी। सरगम ने कहा, क्या हुआ? सारिका ने कहा, अब घर का सारा काम तुम खुद करोगी, मैं कुछ नहीं करूंगी तुम्हारी हेल्प। वशिष्ठ ने कहा, यह क्या बात हुई? सारा लोड उसके ऊपर क्यों भेज दिया? सारिका ने कहा, जब शादी हो जाएगी तो काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी से ही इसे परफेक्ट बना रही हूं। चलो उठो और काम करो। सरगम इस पर कुछ पल चुप रही और बोली, किससे करवाओगी मेरी शादी? सारिका ने कहा, किसी से भी करवाऊंगी, लेकिन उस अर्नव से नहीं करवाऊंगी। मुझे तेरी जान बहुत प्यारी है। अब जाकर रेस्ट कर ली, मैंने एक नौकरानी को बुलाया है आज के लिए, वह कर देगी। इसके बाद सारिका अपने कमरे में चली गई और सरगम शांति से बैठी रही। वशिष्ठ उसके पास आया और बोला, क्या सोच रही हो बेटा? सरगम ने अपना सिर वशिष्ठ के कंधे पर रखा और कहा, मुझे हीरो से बात करनी है पापा, 6 महीने हो गए। वशिष्ठ ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, अब अपने कमरे से अपना फोन ले लो, उसमें अर्नव का नंबर है। सरगम ने कहा, और कैसे बात करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा, वो मुझसे बहुत नाराज होंगे। वशिष्ठ ने कहा, थोड़ी सी नाराजगी छीन लेना, वैसे भी प्यार में नाराजगी होती है। अब जाओ, जाकर नहा लो, थोड़ी रेस्ट करो और फिर अर्नव से बात करना। सरगम ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर अपने कमरे में गई। उसने सबसे पहले अपना फोन लिया और उसे चार्जिंग पर लगाया, लेकिन वह चार्ज नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। उसने अपने फोन को 2-3 बार अपने हाथ पर पाटा, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ, जिस पर वह इरिटेट हो गई। उसे लग रहा था कि उसका फोन बिल्कुल बंद पड़ गया है, और जो फोन उसे दूसरा दिलाया गया था, उसमें उसे सारे नंबर डालने से पर वो कैसे डालेगी, उसे नहीं पता था। वो गुस्से में नहाने चली गई और नहाकर बाहर आई और पूरा दिन उसका लगभग फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में निकला। अगले दिन आर्ट और म्यूजिक के कॉलेज में वशिष्ठ की कार बाहर रुकी। सरगम उसमें से बाहर आए। सरगम ने एक व्हाइट कलर का टॉप और ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई थी। उसके हाथ में उसका कॉलेज बैग था और दूसरे हाथ में आईफोन था। उसके बाल स्टाइल किए हुए थे, आधे आगे थे और आधे पीछे थे। उसने वशिष्ठ को बाय किया और वशिष्ठ वहां से चला गया। इसके बाद वह अपना कमम अंदर की तरफ रखते हुए कॉलेज को देखने लगी कि तभी एक तरफ से आवाज आए, सरगम, सरगम। सरगम ने दूसरी तरफ देखा तो वहां पर निमृत खड़ी थी। वो काफी देर से उसी का वेट कर रही थी। निमृत उसके पास आई और उसके गले लगी। निमृत ने कहा, 6 महीने हो गए तुझे देखे हुए। सरगम ने कहा, मुझे भी तो 6 महीने हो गए, मैंने भी एडजस्ट किया ना। इसके बाद सरगम ने निमृत के कपड़े देखे। उसने पंजाबी सूट पहना हुआ था। सरगम ने उसे छेड़ते हुए कहा, लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं, फाइनली तेरी फैमिली में गए क्या? निमृत ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी मम्मी ने कहा कि कॉलेज में ट्रेडिशनल पहन कर जाना, इसीलिए कुछ सूट सिलवाए थे। सरगम ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, सच में बहुत सुंदर लग रही है। कॉलेज में तो ट्रेडिशनल, वेस्टर्न और इंडो वेस्टर्न सब चलता है, और मैं खुद सामने देख रही हूँ। बहुत सारी लड़कियों ने बिल्कुल वेस्टर्न मतलब शॉर्ट ड्रेस भी पहनी हुई है और कुछ ने बिल्कुल सूट पहने हुए हैं। बस अच्छा है साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि फिर ओवर हो जाता। निमृत ने कहा, साड़ी नहीं पहनने वाली मैं, और तू भी कभी इंडियन ट्राई करना, क्या हमेशा वेस्टर्न में घूमती रहती है? सरगम ने कहा, प्लीज यार, मैं साड़ी ट्राई कर चुकी हूँ, मुझसे अब नहीं होगा।
निमृत ने कहा, ट्राई करने में क्या जाता है तेरा? सरगम ने कहा, आगे सोचेंगे, अभी नहीं सोचा, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं करना। इसके बाद वो दोनों कॉलेज के कैंपस के अंदर एंट्री की। कॉलेज का कैंपस बहुत बड़ा था, हर कोई अपने में व्यस्त था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कॉलेज के अंदर है। सरगम ने कहा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है इस कॉलेज को देखकर कि मैं करण जौहर के कॉलेज में हूँ, क्योंकि करण जौहर का कॉलेज ही ऐसा होता था, हमेशा एकदम फंटास्टिक विदाउट स्टडी। निमृत हंसने लगी और बोली, तो हमने कॉलेज ही ऐसा चूज किया है, आर्ट और म्यूजिक। अब यहाँ पर पढ़ाई के नाम पर आर्ट और म्यूजिक होगा, एक्टिविटीज ज्यादा होंगी। सरगम ने कहा, मुझे पढ़ाई स्टार्टिंग से नहीं पसंद है, बहुत अच्छा होगा कि मेरी एक्टिविटी म्यूजिक में और आर्ट में ज्यादा अच्छी है और मैं इसमें अपना करियर बहुत अच्छे से आसानी से बना सकती हूँ, और हमें हमारा ड्रीम कॉलेज मिल गया। इसके बाद दोनों खुशी से आगे की तरफ जाने लगी। तभी एक लड़की उनके पास आई और बोली, सॉरी पर मैं न्यू हूँ यहाँ पर, आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, क्या आप बता सकती हैं कि आर्ट और म्यूजिक का फर्स्ट ईयर क्लास किस तरफ है? मेरा नाम पलक है, पलक त्रिवेदी। सरगम ने कहा, मेरा नाम सरगम मिश्रा है। निमृत ने कहा, मेरा नाम निमृत है, निमृत कौर, और हम दोनों भी न्यू स्टूडेंट हैं। हम भी क्लास को देखने जा रहे थे, और शायद आप और हमेशा क्लास में हैं। सरगम ने कहा, फिर तुम दोस्त बन सकते हैं। फिर सरगम ने अपना हाथ आगे किया, तो पलक ने भी हाथ पकड़ लिया और निमृत ने भी अपना हाथ आगे किया। निमृत और सरगम को बिल्कुल ऐसा नहीं था कि जिंदगी और वही दोस्त रहेंगे। उनकी दोस्ती में कोई तीसरा आकर उनसे दोस्ती नहीं कर सकता। हाँ, उन्हें वो तीसरा नहीं चाहिए था जो उनकी दोस्ती को खत्म करने का काम करे, बल्कि उन्हें ऐसा इंसान चाहिए था जो उनकी दोस्ती को बढ़ाए और उनमें शामिल हो जाए। और पलक को देखकर सरगम और निमृत दोनों को ऐसी ही फीलिंग आई। वो तीनों ही क्लास को ढूंढने के लिए आगे निकल गए कि तभी एक लड़के ने उन्हें आवाज लगाई, ओ हेलो फुलझड़ी, रुको। वो तीनों रुक गईं और उसकी तरफ देखा। वहां पर एक लड़का बड़ी सी चेयर पर बैठा हुआ था और उसके आसपास कुछ लड़कियां और लड़के थे। वह तीनों उन लड़कों और लड़कियों को देख रहे थे और फिर एक दूसरे को देखने लगे। तो वह लड़का बोला, मेरे पास आओ, अपने इन कदमों को थोड़ा सा कष्ट दो। वो तीनों उसके पास गईं और सरगम ने कहा, क्या है, कोई प्रॉब्लम है आपको, या न्यू स्टूडेंट से आपको क्लास नहीं मिल रही? निमृत हैरान हो गई सरगम की टोन पर। वो बोली, कैसे बुरी तरीके की टोन में बात कर रही है तू सरगम, अच्छी बात नहीं है। लेकिन शायद सरगम को समझ आ गया था कि यह शायद उन्हें बुली करने के लिए और रैगिंग करने के लिए है। वो लड़का खड़ा हुआ और सरगम के बिल्कुल पास आते हुए बोला, शायद समझ आ गया है कि मैं यहाँ क्यों हूँ और क्यों बुलाया है। सरगम ने कहा, बहुत अच्छे से, शायद किसी बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो और रैगिंग के लिए बैठे हो न्यू स्टूडेंट की, और आने वाला 1 महीना तुम्हारा यही चलेगा, राइट? उस लड़के ने तालियां बजाईं और कहा, मेरा नाम नियंत्रण है, नियंत्रण कपूर, इस कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा हूं। सरगम ने कहा, तो अच्छा, आपका नाम नियंत्रण है, आपके पेरेंट्स को कोई और नाम नहीं मिला? नियंत्रण कपूर, कितना अजीब है। चलो खैर, नाम पर मैं कमेंट नहीं करूंगी। रही बात कि तुम ट्रस्टी के बेटे हो, राइट, इसीलिए इतने हवा में उड़ रहे हो और रैगिंग करते हो, और शायद तुम्हारे खुद के बाप ने तुम्हें कहा होगा कि जाओ बेटा खुलकर रैगिंग करो, मैं हूं तुम्हें बचाने के लिए। वहां पर जितने भी स्टूडेंट्स थे, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के, वो रुक गए और फर्स्ट ईयर के भी रुक गए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके साथ रैगिंग हो गई थी और कुछ थे जिनके साथ उनकी बाद में होने वाली थी। नियंत्रण को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, क्योंकि उसके अंदर जरा भी नियंत्रण नहीं था। नियंत्रण ने गुस्से में कहा, ए लड़की, जरा फालतू की बात मत कर और नाच के दिखा, जरा हमारा एंटरटेनमेंट कर। सरगम ने कहा, और ना करूं तो? नियंत्रण ने कहा, तो पनिशमेंट मिलेगी। सरगम ने कहा, क्या पनिशमेंट मिलेगी, मुझे भी बताओ। निमृत ने कहा, सरगम शांत हो जाओ। नियंत्रण ने कहा, सरगम नाम है आपका, मतलब म्यूजिक से रिलेटेड, अच्छा नाम है ना? नोट बैड, तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा नाम रखा है, पर मैं भी नाम पर कमेंट नहीं करता। सरगम बस उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। नियंत्रण ने आगे कहा, मैं पनिशमेंट में कपड़े उतरवाता हूं और अक्सर मेरी बात को लड़के ही नहीं मानते और उनके कपड़े उतरवा देता हूं। तुम पहली लड़की हो जो मान नहीं रही, क्या तुम्हारे कपड़े उतरवा दूं? सरगम ने अपनी आंखों को चढ़ाते हुए कहा, हिम्मत है? नियंत्रण ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, बहुत। सरगम ने कहा, तो करके दिखा, मैं भी देखती हूं कैसे करता है।
पूरा कॉलेज हैरान हो गया सरगम का इस तरीके से नियंत्रण को चैलेंज देना देखकर। नियंत्रण ने कहा, अगर तुम खुद से कपड़े नहीं उतारोगी तो मेरी गैंग में लड़कियां भी हैं, वह भी उतार सकती हैं तुम्हारे कपड़े और फिर तुम्हारी छी हो जाएगी। निमृत ने धीरे से सरगम के कान में कहा, क्या तेरे पास तेरी हीरो का नंबर है? सरगम ने कहा, नहीं है, नहीं मिला मुझे। निमृत ने कहा, तो तू इससे पंगा क्यों ले रही है? अरे, सोच समझकर पंगा ले। अर्नब नहीं है यहां पर तुझे बचाने के लिए। सरगम ने कहा, पंगा लेने से पहले मैंने अपने हीरो के बारे में नहीं सोचा, तो पंगा लेने के बाद भी नहीं सोचूंगी। नियंत्रण ने निमृत को देखा और कहा, आप इंडियन पहन कर आए हैं, तो अपने दुपट्टे से शुरुआत कीजिए। निमृत थोड़ा सा घबरा गई और उसने कहा, जाने दो हमें। नियंत्रण और उसके करीब आने लगा और बोला, तुम्हारा दुपट्टा मैं अपने हाथों से निकालूंगा। उसके बाद वह अपना हाथ आगे बढ़ने लगा, तो उसने 2 कदम पीछे लेते हुए बोली, मैं खुद कर रही हूं। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। सरगम ने हैरानी से उसे देखा और कहा, तेरा दिमाग खराब है? निमृत ने कहा, चुन्नी तो उतारने के लिए कहा है। उसके बाद उसने अपनी चुन्नी उतारने की कोशिश की, तो सरगम ने उसका हाथ बीच में रोका और फिर उसी हाथ को आगे की तरफ करके उसने नियंत्रण के ठुड्डी के पास मारा। दुपट्टा सरगम के हाथ पर आ गया और उसने उस दुपट्टे को आधा अपने हाथ में लपेट दिया और उसे कसकर पकड़ लिया। फिर उसने दुपट्टे को खींचकर नियंत्रण की तरफ देखा, जिस पर उसकी कमर पर जोर से लगा डंडे से भी बुरा असर हुआ। दुपट्टे ने नियंत्रण के ऊपर ऐसा प्रभाव डाला, नियंत्रण ठीक हो गया और उसने कहा, ए लड़की। सरगम ने उस दुपट्टे को थोड़ा सा और अपने हाथ पर मारा, जिस पर दुपट्टे की पावर बढ़ गई और उसने नियंत्रण की तरफ बढ़ते हुए कहा, अपने कपड़े उतार। नियंत्रण हो गया और वो बोला, चुप कर, अपना मुंह बंद रख। वहां पर कुछ प्रोफेसर्स भी आ गए, वह भी सरगम को इस तरीके से नियंत्रण के साथ बिहेव करते हुए देखकर हैरान हो गए। नियंत्रण अपने आप को बहुत ऊंचा समझता था और कॉलेज के लगभग प्रोफेसर नियंत्रण से डरते थे, इसलिए क्योंकि उसके फादर ट्रस्टी थे और वह उन्हें निकाल सकते हैं। लेकिन पहली बार कोई स्टूडेंट आया था जो लड़ रहा था, उन्होंने उसे रोका नहीं, बल्कि देखा कि आगे क्या होगा। सरगम ने चिल्लाते हुए कहा, उतार अपने कपड़े। नियंत्रण थोड़ा सा घबरा गया और अपने कदमों को लेते हुए कहा, तुम तीनों को जाने दे रहा हूं, जाओ यहां से। सरगम आगे बढ़ते हुए बोली, उतारता है या मैं खुद उतारूं? नियंत्रण ने कहा, शर्म नहीं आ रही है? सरगम ने कहा, जब तुझे लड़का होकर नहीं आए, तो मुझ लड़कियों को क्यों आएगी? उसके बाद उसने फिर से उसे दुपट्टे से नियंत्रण को मार दिया और कहा, उतार। उसके बाद उसने नियंत्रण की गैंग की एक लड़की का टॉप पड़ा और कहा, तेरी गर्लफ्रेंड ही लग रही है। इसके तुक्के से नियंत्रण हैरान हो गया, क्योंकि उसका तुक्का भी एकदम सही था। वो लड़की नियंत्रण की गर्लफ्रेंड थी और उसने नियंत्रण को देखते हुए कहा, नियंत्रण प्लीज प्लीज उतार दो। नियंत्रण ने कहा, छोड़ मेरी गर्लफ्रेंड को, तुझे कैसे पता चला कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है? सरगम ने कहा, आंखों का जादू, उतार, वरना तेरी गर्लफ्रेंड की टॉप उतार दूंगी। और बहुत सारी लड़कियां हैं यहाँ पर और लड़के भी हैं। उसके बाद बच्चे सब अपना फोन निकालो, फोटो और वीडियो बनाओ, और हाँ, कॉलेज के ग्रुप पर भेजना मत भूलना। मैं चाहती हूँ कि वो वीडियो और फोटो इसके बाप तक पहुँच जाए और उसे भी एहसास हो कि ऐसे गलत लड़के को साथ देने का क्या अंजाम होता है। अब तू बता अपनी, उतार रसा है कि मैं उतार दूं? नियंत्रण अपने कदम को पीछे ले रहा था और सरगम के हाथ में अभी भी उसकी गर्लफ्रेंड का टॉप था। उसने कहा, उतार इसे, नहीं तो मैं सच में फाड़ दूंगी। पलक और निमृत बस देख रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सरगम क्या कर रही है। निमृत बार बार सरगम को रोकने की कोशिश कर रही थी। निमृत बोली, सरगम स्टॉप इट, हम यहाँ पढ़ने आए हैं, लड़ाई करने नहीं आए हैं। पर सरगम ने निमृत को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और अपनी पकड़ उसकी गर्लफ्रेंड के टॉप पर मजबूत कर दी, जिस पर वो लड़की चिल्लाने लगी। नियंत्रण बोला, ठीक है, मैं उतार रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ मत करना। उसके बाद उसने अपनी शर्ट उतार दी और फिर बोला, छोड़ दो अब उसे। सरगम ने कहा, पैंट उतारो। नियंत्रण को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपनी पैंट भी उतार दी। इस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हंसने लगे और फोटो क्लिक होने लगे, वीडियो भी बनना शुरू हो गया था। सरगम ने कहा, अभी एक और चीज बची है, उसे भी उतारो। नियंत्रण ने जब खुद को देखा तो बस अब बॉक्सर्स पहने हुए था। सरगम उसे उतारने के लिए कह रही थी। नियंत्रण ने गुस्से में कहा, तेरा दिमाग तो ठीक है ना, क्या बोल रही है? सरगम ने कहा,
मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। चलो उतारो, नहीं तो मैं इसका टॉप भी उतारूंगी और इसका BRD भी। नियंत्रण बोला, छोड़ मेरी गर्लफ्रेंड को, और मैं नहीं उतारने वाला इसे, समझी? तुझे मेरा मजाक बनाना था ना? बन रहा है मेरा मजाक, लेकिन मैं यह नहीं उतारूंगा। सरगम ने कुछ देर खड़े होकर उसे देखा और फिर सोचने लगी, चलो ठीक है, इसे मत उतारो, क्योंकि मैं भी लड़की हूँ, मुझे भी एक इंसान से बहुत प्यार है, और सिर्फ मैं उसे ही इस तरीके से देख सकती हूँ। किसी और को देखने का ना मुझे राइट है और ना मुझे शौक है। तो अब वह बात क्या है? ना, नियंत्रण कपूर जी उर्फ ट्रस्टी के बेटे, मैंने कॉलेज नहीं देखा, मुझे कॉलेज दिखा दो जरा। नियंत्रण ने कहा, कॉलेज देखना है तुझे? सरगम ने अपना सिर हिलाया। उसने कहा, मैं दिखाऊंगा, छोड़ दो उसे। सरगम ने कहा, छोड़ देंगे, पहले कॉलेज तो दिखाओ। नियंत्रण वापस अपने कपड़े उठाना चाह रहा था, तो सरगम ने कहा, ऐसे ही दिखाना है पूरा कॉलेज। नियंत्रण बोला, तेरा दिमाग खराब है, हो गया मेरा मजाक, और कितना मजाक बनाना है? सरगम ने चारों तरफ नजर घुमाई। वहां बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, ऐसा लग रहा था कि आधा कॉलेज वहां है। उसने कहा, आधा ही तो कॉलेज है, पूरा कहाँ है? यहाँ पर अभी पूरे कॉलेज को तुम्हारी हालत देखनी चाहिए, ना लाइव वीडियो और फोटोज में। वो मजा नहीं आता जो रियलिटी में आता है, और मुझे रियलिटी थिंग्स की बहुत अच्छी वाली क्रेविंग है। इसीलिए चलो, या तो इसे उतारो, नहीं तो ऐसे ही चलकर मुझे पूरा कॉलेज दिखाओ, और जहां तुम्हारे कदम डगमगाए वहां इसका ये टॉप डगमगाएगा, मतलब मेरा हाथ। चलो चलो, मेरे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम टेबल आ गया है, 10 बजे पहली क्लास है, 9:30 हो चुकी है। नियंत्रण के आदमियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और फिर नियंत्रण आगे की तरफ चलने लगा। सरगम उसकी गर्लफ्रेंड का टॉप खींचते हुए उसे आगे की तरफ धकेल रही थी। सरगम ने कहा, होशियारी की ना तो फाड़ दूंगी। नियंत्रण को बहुत गुस्सा आ रहा था और शर्म भी आ रही थी। उसे आज पहली बार एहसास हो रहा था, जब वो इसी तरीके से लड़कों को कॉलेज में घुमाता था सिर्फ उनके बॉक्सेस में, तो उन्हें कैसा फील हो रहा था। तभी उसके दिमाग की घंटी बजी और वह पलटा और रुक गया। सरगम भी रुक गई और उसकी पकड़ उसकी गर्लफ्रेंड के टॉप पर मजबूत हो गई। सरगम बोली, क्या हुआ, फाड़ दूं? नियंत्रण ने कहा, नहीं, एक सवाल है, उसके बाद आकर चलूंगा। सरगम ने कहा, सिर्फ 30 सेकंड। 30 सेकंड के अंदर अंदर अपना सवाल करो, एंड योर काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ। नियंत्रण ने तुरंत सवाल किया, क्या तुम्हें पता है कि मैं लड़कों को इसी तरीके से पूरे कॉलेज में घुमाता था? सरगम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर उसने अपना फोन निकाला और उस पर इंस्टाग्राम पर नियंत्रण कपूर को सर्च किया। नियंत्रण इतना बेकार था कि वो वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता था और लाखों लाइक्स और कमेंट्स बटोरता था। वो सिर्फ इसीलिए था क्योंकि वो बुली करता था, और लोगों को उसकी बुली करना बहुत अच्छा लगता था। और उससे दूसरी जनरेशन भी बिगड़ रही थी। स्कूल में खुलेआम बुली होना सिर्फ नियंत्रण की वजह से हो रहा था, और दूसरे कॉलेज में भी कुछ स्टूडेंट्स नियंत्रण की तरह बुली करने लगे थे। एक तरीके से नियंत्रण उनका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गया था, वह भी नेगेटिव फेम में। शायद कॉलेज आने से पहले सरगम ने नियंत्रण के बारे में सब कुछ जान लिया था। सरगम ने कहा, वह क्या है ना, कल मुझे मेरी फीड में यह वीडियो मिला था और मैंने बहुत ध्यान से देखा, क्योंकि कॉलेज यही है जो इसमें रियल में दिखाया जा रहा है। उसके बाद उसने फोन नियंत्रण के सामने कर दिया, जिसमें एक लड़का था जिसके नियंत्रण ने बॉक्सर फाड़ दिए थे और उसे नेकेड पूरे कॉलेज में घुमाया था। वह तो उस लड़के के अंदर थोड़ी सी हिम्मत थी कि उसने सुसाइड नहीं किया, पर उसने कॉलेज छोड़ दिया था और उसने शहर भी छोड़ दिया था। ये कैप्शन था बड़ा सा नियंत्रण कपूर का करिश्मा, ताकि अगर कोई इस कॉलेज में एडमिशन ले तो वो थोड़ा संभल कर ले। नियंत्रण ने कहा, मतलब तूने यह वीडियो देखकर मेरे साथ ऐसा करवाया? सरगम ने कहा, एग्जैक्टली, प्रिडिक्टर बाबा लगती हूं तुझे। जो मुझे पता चलेगा कि तेरी गर्लफ्रेंड कौन है, तू क्या क्या करता है, पर एक तरीके से अगर बताती ना, तो शायद मैं तेरे लिए प्रिडिक्टर बाबा बन जाती। नियंत्रण ने कहा, अब बता, क्या करना है? छोड़ो मेरी गर्लफ्रेंड को। सरगम ने कहा, वही करना है जो मैंने बोला था, मुझे कॉलेज देखना है, कॉलेज दिखाओ। नियंत्रण मुड़ा और आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसकी शर्म उस पर हावी हो रही थी। अब गुस्सा जा रहा था और आंसू आ रहे थे, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जिस पर उसके एक आदमी ने कहा, सर आप रो रहे हैं? सरगम इस पर रुक गई थी। उसने नियंत्रण को भी रुकने के लिए कहा।
सरगम के पीछे पीछे पलक और निमृत भी चल रहे थे और वो भी वीडियो बना रहे थे, मजे से, क्योंकि पहली बार उन्होंने ऐसा कोई सीन देखा था। उनके लिए पहला दिन ही कॉलेज का एंटरटेनमेंट का सोर्स बन गया था। धीरे धीरे नियंत्रण अपने फादर के केबिन की तरफ बढ़ रहा था। उसे घबराहट हो रही थी, क्योंकि उसके पापा ने उसे कई बार कहा था कि वो रैगिंग करना बंद कर दे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो रैगिंग करना बंद नहीं करता था। उसके पापा को गुस्सा आता था अपने बेटे पर कि वह ऐसा क्यों करता है। उसकी वजह से कई प्रोफेसर डरकर रहते थे और उसकी अधिकतर बातें मानते थे। उसके पापा बिल्कुल भी नियंत्रण के इस रैगिंग वाले काम के पक्ष में नहीं थे। अब नियंत्रण को डर लग रहा था कि अगर उसके पापा ने देख लिया तो सच में उसकी शामत आ जाएगी और कहीं उसे सस्पेंड ही न कर दे कॉलेज से कुछ दिनों के लिए। वो अब धीरे धीरे डर से अपने कदम बढ़ा रहा था। लेकिन अचानक से सरगम के कहने पर वह रुक गया और बाकी सारे भी रुक गए। एक लड़का उन्हीं के साथ चल रहा था और उसके हाथ में नियंत्रण के कपड़े थे। उसने उन कपड़ों को लिया, पर नियंत्रण की तरफ फेंक दिया और कहा, पहनो इसे। नियंत्रण ने जल्दी से कपड़े लिए और उन्हें पहन लिया। सरगम ने उसकी गर्लफ्रेंड का टॉप छोड़ दिया और वो तुरंत भागकर नियंत्रण के पास आई। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन नियंत्रण को सरगम पर कोई गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वह रैगिंग करके लड़कों और लड़कियों के साथ क्या करता था। आज जब खुद पर बीती तो उसे समझ आया था। नियंत्रण ने कहा, सॉरी। सरगम ने उसकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं की और पूछा, फर्स्ट ईयर का क्लास कहाँ है? नियंत्रण ने जवाब दिया, फर्स्ट फ्लोर पर है। सरगम अपने दोस्तों के साथ जाने लगी। तभी उसकी कलाई को नियंत्रण ने पकड़ लिया और कहा, 3 दिन बाद कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी है, जरूर आना। सरगम ने कहा, क्यों, कोई चालाकी तो नहीं चला है मेरे खिलाफ? नियंत्रण ने कहा, नहीं, कुछ और करना है, आना जरूर। उसके बाद उसने उसका हाथ छोड़ दिया और सरगम वहां से चली गई। नियंत्रण बस उसे जाते हुए देख रहा था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड नयनतारा उसे बिल्कुल भी अच्छी नजरों से नहीं देख रही थी। उसने नियंत्रण से कहा, तुमने उसे सॉरी कहा क्यों? उसने मुझे रुलाया, मेरे टॉप को इतनी मजबूती से पकड़ा। मुझे बार बार यह ख्याल आ रहा था कि वह मेरा टॉप निकाल देगी। नियंत्रण ने कहा, निकाला तो नहीं ना? और आई नो कि वह नहीं निकालने वाली थी। तभी तो पापा की केबिन में आते ही उसने मुझे भी कह दिया कि कपड़े पहन लो। उसने पापा के सामने मुझे आने भी नहीं दिया। नयनतारा और बाकी सारे बिल्कुल हैरान हो गए, नियंत्रण के मुंह से सरगम के लिए अच्छे शब्द सुनकर। नयनतारा ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है नियंत्रण। उसने तुम्हारी बेइज्जती की है, बेइज्जती, और इस फ्रेशर्स पार्टी में मैं जरूर इस चीज का बदला लूंगी। उसने मेरे कपड़े निकालने की बात की है ना, तो देखो अभी मैं क्या निकालवाती हूँ। उसके बाद वह जाने लगी तो नियंत्रण ने कहा, कुछ भी गड़बड़ मत करना नयनतारा, मैं बार बार बचाने नहीं आऊंगा। नयनतारा ने नहीं सुना और वो गुस्से से चली गई, क्योंकि नयनतारा कोई मामूली लड़की नहीं थी। वह भी मुंबई के पॉलिटिकल लीडर की बेटी थी और उसे अपने बाप की इज्जत अपनी इज्जत की तरह प्यारी थी। जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर अपने ऊपर कीचड़ उछलता हुआ नहीं देख सकता, वैसे ही नयनतारा भी नहीं देख सकती थी। नियंत्रण ने अपने आदमियों से कहा, नयनतारा का पीछा करो, कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। उसके बाद नियंत्रण ने कहा, चलो क्लास में, यहाँ दूसरी तरफ। ढूंढते ढूंढते सरगम, निमृत और पलक अपनी क्लास में आ गए थे और उन्होंने एक जगह भी ढूंढ ली थी बैठने की। पूरे कॉलेज में सरगम फेमस हो गई थी और हर कोई उसके पास आ रहा था। हर कोई सरगम के पास आकर उससे हैंडशेक कर रहा था और सरगम सबके साथ दोस्ती कर करके उन्हें अपना टेम्पररी फ्रेंड बना रही थी। उसके हाथ में दर्द हो गया था हाथ मिलाते मिलाते। अंत में जाकर जब थोड़ी सी शांति हुई तो सरगम जाकर एक जगह बैठ गई और उसके साथ पलक और निमृत भी आकर बैठ गई। निमृत ने सवाल किया, तुझे इतनी हिम्मत किसने दी? सरगम ने कहा, मतलब? निमृत ने कहा, ये लड़ने की हिम्मत, कपड़े निकालने की हिम्मत तेरे अंदर कौन लाया? सरगम ने निमृत के चेहरे को ध्यान से देखा और कहा, जब पता है कौन लाया तो क्यों पूछ रही है? निमृत ने उसे कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, नाम ले ले उसका। पलक को नहीं पता था तो उसने सवाल किया, कौन है, मुझे भी बताओ यार। निमृत ने कहा, सरगम का बॉयफ्रेंड। पलक की आंखें बड़ी हो गईं और उसने कहा, सरगम का बॉयफ्रेंड है? सरगम ने निमृत का हाथ अपने कंधे से हटाया और कहा, फ्यूचर हस्बैंड। निमृत ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, फ्यूचर हस्बैंड? टाइम पास नहीं है, आई नो था। पलक ने कहा, कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? इसी कॉलेज में पढ़ता है?
सरगम ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसने अर्नव का नाम नहीं दिया। लेकिन निमृत ने बता दिया, अर्नव सिंह रायजादा को जानती हो? पलक ने थोड़ा याद किया और कहा, मशहूर बिजनेसमैन है ना? उसके बाद उसकी आंखें अचानक से बड़ी हो गईं और बोली, अर्नव सिंह रायजादा सरगम का बॉयफ्रेंड? कैसे? निमृत ने कहा, दोनों पड़ोसी हैं। सरगम ने कहा, पड़ोसी थे, अब नहीं है। पलक ने कहा, तुम अर्नव सिंह रायजादा की पड़ोसी थी। प्यार कैसे हुआ उसे तुमसे? वो तो बहुत कड़क है यार। सरगम ने उसे घूर कर देखा, तो पलक ने अपने शब्दों को ठीक किया, मतलब सख्त है, हार्टलेस है। मैं चिढ़ा नहीं रही तुम्हारे बॉयफ्रेंड को। सरगम ने कहा, दुनिया के लिए हार्टलेस है, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए वो मेरे हीरो है। और फिर सरगम ख्यालों में खो गई। फिर अचानक से उदास हो गई क्योंकि उसकी मां ने उन दोनों को मिलने पर हमेशा के लिए रोक लगा दी थी। सरगम ने तुरंत निमृत से कहा, तेरी मेघ जी से बात हो गई क्या? निमृत ने अपना सिर नाम में हिलाया और कहा, कल हुई थी, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें तुम्हारे और अर्नव के बीच में नहीं पड़ना, इसलिए उन्होंने मुझे नंबर भी नहीं दिया। पता नहीं क्यों नहीं दिया। उसके बाद वो खुद भी उदास हो गई। ये देखकर सरगम ने कहा, क्या हुआ? तू क्यों उदास हो गई? तुझे थोड़ी तेरे प्यार से अलग किया गया है? पलक को कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था, जिस पर उसने सवाल किया और निमृत ने उन दोनों की लव स्टोरी उसे समझा दी, क्योंकि उन दोनों को एक अलग सी फीलिंग आ रही थी कि पलक उन दोनों की लव स्टोरी को सीक्रेट ही रखेगी और उसे समझने की कोशिश करेगी। पलक ने कहा, यार तुम्हारा हाल तो मेरी तरह है। दोनों ने एक साथ कहा, मतलब? पलक ने कहा, मैं भी किसी से प्यार करती हूँ, लेकिन वह मुझसे प्यार नहीं करता। सरगम ने पूछा, कौन? पलक ने कहा, छोड़ो, वैसे भी तुम सब नहीं जानते हो उसे। इतना भी बड़ा खास आदमी नहीं है। वो नॉर्मल है, मिडिल क्लास फैमिली का। सरगम और निमृत ने अपना सिर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर एक फीमेल प्रोफेसर आ गई। उन्होंने सबसे पहले सबको बताया कि वो कौन से सब्जेक्ट की टीचर हैं और फिर उन्हें अपना सिलेबस बताया। पहले इंट्रोडक्शन लिया। आज ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं आए थे क्योंकि आज फर्स्ट डे था, इसलिए उन्होंने अपने पूरे सिलेबस का ओवरव्यू दिया। वह भी काफी था उन सबके लिए ये जानने के लिए कि आगे उन्हें पूरे सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। लास्ट में उन्होंने जाने से पहले बताया, परसों फ्रेशर्स है और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए थीम है वेस्टर्न ड्रेस और बाकी वर्ष के स्टूडेंट्स के लिए है थीम साड़ी। सरगम थोड़ी खुश हुई कि फ्रेशर्स में साड़ी नहीं पहननी होगी। सरगम ने कहा, बहुत अच्छा है, साड़ी नहीं पहननी होगी। निमृत हंसने लगी और बोली, तेरे हीरो ने कहा साड़ी पहनने को तो? सरगम ने कहा, मैं कह दूंगी, जब साड़ी थीम में नहीं है तो मैं साड़ी पहनकर करूंगी क्या? वेस्टर्न ड्रेस, और मैं इस बार सच में बहुत सुंदर वेस्टर्न ड्रेस पहनूंगी, ऐसी कि सब देखते रह जाएंगे। निमृत ने उसे छेड़ते हुए कहा, थोड़ा संभल कर, कहीं ऐसा न हो कि तेरा हीरो तुझे कमरे से बाहर ही न निकलने दे। सरगम ने निमृत को हल्का सा कंधे पर मार दिया और इसी तरीके से सारी क्लासेस हो गईं। शाम का वक्त, कॉलेज खत्म होने के बाद वो तीनों एक साथ अपने क्लासरूम से बाहर निकली और फिर कॉलेज से बाहर जाने लगी। तभी सामने निमृत ने अर्नव की कार देखी और अर्नव को कार से टिके हुए पाया, जो फोन चला रहा था। उसने सरगम को भी देखा, जो फोन चलाते हुए आगे बढ़ रही थी और उसका ध्यान सामने नहीं था। निमृत ने कहा, तुम्हारे लिए तोहफा आया है सरगम। सरगम बोली, तो दे दो, छुपा के क्यों रखा है? निमृत ने कहा, अरे, मैं उसे उठा नहीं सकती ना। सरगम ने हंसते हुए कहा, क्यों, तेरे हाथ में मेहंदी लगी है? निमृत ने कहा, नहीं, मेहंदी नहीं लगी है। बात यह है कि अगर मैंने उसे छू लिया तो तू बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी मुझ पर। सरगम ने कहा, हाँ, जब गिफ्ट मुझे मिल जाएगा तब गुस्सा करूंगी, गिफ्ट देने के लिए तो छू ले उसे। सरगम अभी भी अपने मोबाइल में बिजी थी। वो कोई इंटरेस्टिंग वीडियो देख रही थी और उसका मन बिल्कुल नहीं था उसे छोड़कर ध्यान कहीं और लगाने का। ये देखकर निमृत ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और बंद करते हुए बोली, सामने देख। सरगम ने पहले निमृत को देखा, फिर सामने। एकदम से वह रुक गई और उनके पीछे चल रही पलक उससे टकरा गई। पलक ने कहा, क्या कर रही हो सरगम? सरगम जैसे होश में आए, उसने पलक को पलटकर देखा और फिर कहा, सॉरी सॉरी पलक, आई एम सॉरी। वो मैं सामने। फिर उसने वापस सामने देखा। अब अर्नव की नजरें भी उसी पर थीं। वो खुश हो गई, लेकिन फिर उसने पलक को देखा। तुम्हारी नाक पर तो नहीं लगी? उसने पूछा। पलक ने अपनी नाक रगड़ते हुए कहा, थोड़ा सा और करीब होती
तो पक्का टूट जाती, सर्जरी करानी पड़ती। सरगम ने कहा, आई एम सॉरी। पलक ने मजाक में कहा, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें अपना नंबर दे दिया ना, बस 10 करोड़ ट्रांसफर कर देना। सरगम ने हंसते हुए कहा, इतनी भी अच्छी नहीं हूं मैं। पलक ने अपना सिरनामे हिलाते हुए सरगम के गले में हाथ डाला और उसे काटने लगी। सरगम उसे दूर करते हुए बोली, क्यों तुम दोनों मुझे जंगली मिली हो? इसके बाद सरगम थोड़ा आगे बढ़ गई और निमृत और पलक ने एक दूसरे को हाई फाई दिया। सिर्फ कुछ घंटों की मुलाकात में वो दोनों ऐसे दोस्त हो गई थी जैसे सालों से एक दूसरे को जानती हो। सरगम अब अर्नव को देखते हुए आगे बढ़ रही थी। वो अर्नव के पास आए और निमृत ने पलक को बताया, ये है अर्नव सिंह रायजादा। पलक उसकी खूबसूरती में खो गई। तभी निमृत ने उसे कंधे पर मारा और कहा, इतना मत खो जा, वो किसी और का है। पलक ने हंसते हुए कहा, अपने मन को समझाना पड़ेगा, बहुत हैंडसम है यार, कसम से। अगर कॉलेज की लड़कियों को पता चला कि अर्नव सिंह रायजादा सरगम के साथ है, तो लड़के भी सिर्फ इसलिए दोस्ती करेगी ताकि अर्नव से मिल सके। निमृत ने हंसते हुए कहा, ये चांद ही नहीं, बहुत ज्यादा पजेसिव है अपने बंदे के लिए। किसी से दोस्ती नहीं करेगी वह, सिर्फ इसलिए कि अर्नव से बात करवाए। दोस्ती भी की तो अर्नव का नंबर नहीं दिखाएगी, फोटो भी नहीं। स्कूल में मैंने बहुत चीजें देखी है, कभी नहीं करेगी ऐसा। पलक ने अफसोस जताते हुए कहा, काश मैं भी तुम्हारे स्कूल में होती। मेरे दोस्त सारे के सारे बाहर चले गए पढ़ने के लिए और मैं यहीं महाराष्ट्र में रह गई। निमृत ने पूछा, तुम्हें जाना था क्या बाहर? पलक ने कहा, नहीं, जाना तो नहीं था। फिर वो दोनों आगे की तरफ चलने लगी। सरगम अर्नव के पास पहुंची और उसे कसकर गले लगाया। अर्नव ने भी उसे कसकर गले लगा लिया, क्योंकि वो दोनों 6 महीने बाद मिल रहे थे। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को छुआ, उन्हें ऐसा सुकून मिला जैसे लंबे अरसे बाद मिल रहा हो। उन्होंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और सरगम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय निमृत और पलक वहां पहुंच गईं। निमृत ने कहा, मैं जाती हूं, बाय। इसके बाद उसने पलक का हाथ पकड़ा और जाने लगी। सरगम ने उन दोनों को जाते हुए देखा और फिर अर्नव से कहा, बाय। उसके बाद उसने अर्नव को और कसकर गले लगा लिया। तभी अर्नव की नजर सरगम के गले पर गई, जहां एक बाइट का निशान था। अर्नव ने चिंतित होकर पूछा, किसी ने बदतमीजी की तुम्हारे साथ? सरगम ने तुरंत कहा, नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। अर्नव ने फिर से पूछा, किसी ने बुली किया, रैगिंग हुई है? सरगम ने उससे दूर होते हुए कहा, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अर्नव ने उसके गले को छूते हुए कहा, तो ये सब क्या है? ये बाइट का निशान? कोई लड़का जबरदस्ती तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा था? तभी सरगम को याद आया कि थोड़ी देर पहले पलक ने उसे जबरदस्ती काटा था। उसने हंसते हुए कहा, अरे, यह मेरी दोस्त पलक त्रिवेदी का निशान है, देखो, वह जा रही है उधर। फिर उसने अर्नव को पलक दिखाते हुए कहा, उसने मुझे इसलिए काटा क्योंकि मैं आपको बार बार देख रही थी। अर्नव ने हंसते हुए कहा, लड़की है इसलिए जाने दे रहा हूं, लड़का होता तो। सरगम ने उसे गले लगाते हुए कहा, मार डालते। अचानक वहां वशिष्ठ की कार आ गई। जब उसने सरगम और अर्नव को देखा तो थोड़ा हड़बड़ा गया। उसे डर था कि अगर सारिका को पता चल गया कि सरगम अर्नव से मिली है तो गड़बड़ हो सकती थी, इसलिए उसने तुरंत सरगम को आवाज दी। सरगम अपने पापा की आवाज सुनकर थोड़ी घबराई और अर्नव से दूर होकर सामने देखा। वशिष्ठ वहीं खड़ा था। वो पास आया तो अर्नव ने कहा, नमस्ते अंकल। वशिष्ठ ने सिर हिलाया और फिर कहा, चले घर। सरगम ने विनती करते हुए कहा, थोड़ी देर बात कर लो प्लीज। वशिष्ठ ने कहा, तुम्हारी माँ को कुछ काम है तुमसे, चलना पड़ेगा जल्दी। उसने सरगम का हाथ पकड़ लिया और चलने लगा। तभी दूसरा हाथ अर्नव ने पकड़ लिया, जिससे सरगम उन दोनों के बीच में फंस गई। वशिष्ठ ने पीछे मुड़कर देखा तो अर्नव ने कहा, आज घर पर डिनर है। वशिष्ठ ने कहा, वो तो रोज होता है। अर्नव ने विनम्रता से कहा, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए अंकल, स्पेशल डिनर है, आप और आंटी इनवाइटेड है, प्लीज आइएगा, हमें अच्छा लगेगा। मैं खासतौर से इसी बहाने यहाँ आया था ताकि आप दोनों को इनवाइट कर सकूं। वशिष्ठ ने कहा, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि हम नहीं आ पाएंगे। अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, कोशिश करोगे तो घर तक पहुंच भी जाओगे, इसीलिए आइएगा जरूर, बहुत ही इज्जत से और प्यार से बुलाया है हमने आपको। उसके बाद उसने सामने से सरगम का हाथ छोड़ दिया।
क्योंकि वह बाप बेटी के बीच में दरार नहीं डालना चाहता था। उसके बाद वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी लेकर वहां से चला गया। सरगम अपनी कार में जाकर बैठ गई। रास्ते पर वह खामोश थी, लेकिन जैसे ही घर आने वाला था, उसने कहा, हम नहीं चल सकते क्या? वशिष्ठ ने कहा, नहीं चल सकते, तुम्हारी माँ कभी नहीं मानेगी। सरगम ने कहा, कोशिश तो कीजिए पापा। वशिष्ठ ने कहा, 6 महीने से कोशिश कर रहा हूँ। उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अर्नव से ऐसी नाराजगी न रखे, पर वह मान ही नहीं रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो कभी नहीं जाएगी अर्नव के घर पर। अब सरगम ने कहा, तो हम दोनों चलते हैं। वशिष्ठ ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जाएंगे तो तीनों, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा। सरगम इस पर उदास हो गई। वो जब घर आई तो सारिका खुश हो गई और उसने सरगम को सोफे पर बिठाया। फिर उसके गाल को प्यार से किस करते हुए बोली, बता क्या खाएगी? सरगम ने कहा, क्या बनाया है? सारिका बोली, वैसे तो रोटी सब्जी बनाई है, तू बता क्या खाएगी? सरगम ने कहा, वही दे दो, कुछ नहीं खाना। उसका मूड नहीं था कुछ भी ढंग से खाने का, इसलिए जो बना था वही खाना चाहती थी। सारिका ने कहा, ठीक है। उसके बाद वो किचन में गई और सरगम के लिए गरम गरम फुल्की उतार कर ले आए। सरगम ने खाया और फिर कहा, मैं रेस्ट करने कमरे में जा रही हूँ। आज का दिन उसका काफी ठीक था, लेकिन फर्स्ट डे किसी से भी सफलता नहीं मिली थी। उसके बाद वह अपने कमरे में चली गई और अपने फोन को लेकर अर्नव को कॉल करने लगी, लेकिन कॉल लग नहीं रहा था। उसका फोन बार बार स्विच ऑफ बता रहा था। अर्नव को वापस कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी भी स्विच ऑफ बता रहा था। इसलिए उसने लिस्ट में जाकर चेक किया तो सारिका ने उसका नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया था और हाइड कर दिया था। जिस एप्लीकेशन से उसे ब्लैकलिस्ट किया था, सरगम को नहीं पता था कि वह कैसे नॉर्मल करे। उसे गुस्सा आ गया और उसने फोन को बेड पर पटक दिया और उल्टी जाकर लेट गई। रात के वक्त जब डिनर बनाने का समय आया तो सारिका ने पूछा, क्या बनाएं? वशिष्ठ ने कहा, आज हम किसी के घर जाएंगे खाना खाने के लिए। सारिका ने पूछा, किसके घर? वशिष्ठ ने कहा, मेरा एक फ्रेंड है, उसके घर जा रहे हैं खाना खाने। उसने मुझे कहा कि बहुत दिनों से मैं तुझे बुला रहा हूँ, लेकिन तुम आ नहीं रहे हो अपनी फैमिली के साथ। पहले सरगम थी नहीं, इसीलिए भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब सरगम भी आ गई है तो सोचा चल पड़ते हैं उनके घर पर। सारिका ने पूछा, कौन है आपका ये दोस्त? वशिष्ठ ने कहा, एक दोस्त है, तुम नहीं जानती हो उसे, आज जान जाओगी। सारिका ने कहा, तो बता दो ना, नाम क्या है? वशिष्ठ ने कहा, वही, जाकर देख लेना। बाकी तुम अपनी बेटी को बोलो कि एक डिनर पार्टी में जा रहे हैं। वो बोले, मैं भी तैयार हो जाता हूँ, और कमरे में चले गए। सारिका को अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किया। फिर जाकर सरगम को बोल दिया। सरगम को अजीब लगा कि यह कौन सा दोस्त पैदा हो गया जिसे वशिष्ठ डिनर पर बुला रहा है, वह भी उसी दिन जैसे ही फैमिली ने बुलाया। इसीलिए वो उससे पूछने के लिए सीधा कमरे में गई। आंखों के इशारे से वशिष्ठ ने कह दिया कि वो अर्नव के घर ही जा रहे हैं। सरगम खुश होते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई, तैयार होने के लिए। वह खुशी से तैयार हो रही थी, इस सोच में कि फाइनली वो अपने हीरो से मिलेगी और उसे ढेर सारी बातें करेगी। दोपहर में तो उसके पापा ने उसे और सबसे जुदा कर दिया था, लेकिन अब उसके पापा ही उसे अर्नव से मिलाने वाले थे। उसने एक गोल्डन कलर की ड्रेस पहनी, जो कि काफी सुंदर थी। ये ड्रेस उसके मामा ने दिलाई थी जब वो अपनी नानी के घर पर थी। उसने कानों में इयररिंग्स पहने और हाथ पर ब्रांडेड वॉच पहनी, अपने होठों पर ग्लॉस लगाया और तैयार हो गई। उसके बाद वो तैयार होकर अपना बैग और फोन लेकर नीचे आ गई। सारिका भी तैयार थी और वो वशिष्ठ से सवाल कर रही थी, लेकिन वशिष्ठ कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। वो दोनों वशिष्ठ के साथ कार में बैठे और वशिष्ठ ने कार को आगे बढ़ा दिया। पहले तो सारिका को समझ नहीं आया, लेकिन जब उसे रास्ता जाना पहचाना लगा तो उसने सवाल किया, क्या आपका दोस्त का नाम विक्रम सिंह है? वशिष्ठ को पता था कि ऐसा ही होगा, उसे रास्ते से पता चल जाएगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। वशिष्ठ ने अपनी गाड़ी लॉक कर दी और कहा, हाँ। सारिका ने कहा, क्यों? मैंने मना किया है ना? वशिष्ठ ने कहा, इट्स नॉट ए बिग डील सारिका, सिर्फ डिनर के लिए जा रहे हैं, शादी की बात करने नहीं। सारिका ने कहा, लेकिन वहां बात छेड़ जाएगी। आपको पता है, मुझे नहीं जाना। वापस चलिए घर। आपको बाहर का खाना खाना है तो हम बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, लेकिन अर्नव के घर नहीं जाएंगे। सरगम ने कहा, मम्मी प्लीज चलो ना। सारिका ने कहा, अच्छा, तो मतलब तुम्हें भी पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं पता था,
और मुझे झूठ बोलकर वहां ले जाया जा रहा है? वशिष्ठ ने कहा, बिल्कुल, और अब शांति से चलो, बहुत हो गया तुम्हारा नखरा, और अब मैं और नहीं सह सकता। 6 महीने से मैं एक ही बात सुन रहा हूं, और अब नहीं सुन सकता। फिर वो फाइनली मेंशन पहुंच गए। सरगम और वशिष्ठ कार से उतर गए, लेकिन सारिका नहीं उतरी। बाहर पहले से मिताली, विक्रम और अर्नव खड़े थे। जब सारिका बाहर नहीं आए, तो मिताली आकर बोली, सारिका जी, आइए ना। सारिका ने कहा, नहीं आना। मेरी फैमिली को डिनर करवाइए, और इसके बाद हम घर चले जाएंगे। मिताली ने कहा, प्लीज, आइए ना, यहाँ तक आ गए हैं, और आप रिटर्न करेंगे, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज चलिए। लेकिन सारिका बिल्कुल नहीं उतर रही थी। उसके दिमाग में तब की यादें चल रही थी, जब उसकी बेटी पूरी हालत में अस्पताल में आई थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।